हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माउंट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए सीटेट ईबीएस प्रैक्टिस सेट जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, टॉप 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। इसलिए आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर सेट कर लो ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल जाए। यदि आप कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट चाहेंगे उस सब्जेक्ट को हम जो है वीडियो बनाकर आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में देते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि धूप कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। धूप कोहरे के विषय में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन कौन सही है आपको बताना है। पहला है कि जो धूम कोहरा है वो प्रायः सर्दियों में बनता है। दूसरा है धुएं और कोहरे से बनता है यह। तीसरा है कि ओजोन का अपक्षय करता है। चौथा है कि दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन सही है? ए सही है कि बी सही है, 2 नंबर कि 3 नंबर कि 4 नंबर, कौन कौन सही है बताएंगे। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ए बी डी, आपका जो सही होगा ए बी डी, अर्थात जो धूम कोहरा होता है उससे वह प्रायः सर्दियों में होता है और दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है और धूम और इससे क्या होता है, धूम और कोहरे बनते हैं। और सी नहीं होगा आपका। इस तरीके से ए बी डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी की दिशा बताना है। मतलब भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर किधर है और देहरादून किधर है, ये दोनों की दिशाएं आपको इसमें बताना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैप ऐसे इस तरीके से ड्रा कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पे है उत्तराखंड और बीच में हम रख देते हैं अपनी राजधानी। ठीक है, तो इसके जो है अगर स्थिति से देखें तो पहले हमको बताना है जयपुर। तो जयपुर किधर पड़ेगा आपका? इधर। इधर कौन सी दिशा पड़ रही है? ये कौन सी दिशा होगी? ये आपका पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम ये हो गया। और इधर उत्तर और पूरब। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे ऐसे बनाएं, ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूरब और ये दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से आपका जो सही हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। मतलब कि आप पृथक्करण का कौन कौन सा उपयोग करेंगे प्राथमिक कक्षा में। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है फटकारना, तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण, चौथा है प्रभाजी आसवन। तो इसमें आप कौन कौन सा प्राथमिक स्तर पर अप्लाई करोगे। इसमें आपका जो सही होगा फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा और सी भी सही होगा। प्रभाजी आसवन ये बड़े बच्चों के लिए है। आप प्राथमिक तक जो है ए बी सी, चौथा आपका सही हो जाएगा ए बी सी, ये है ए बी सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इनमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इनमें सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाने वाली सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी जल चक्र का जो स्टेप जो है प्रक्रिया है वो कौन सी है आपको वही बताना है। तो इसमें पहला आपके सामने है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। या फिर होता पहले क्या होगा, संघनन होगा कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आप जान लीजिए कि पहले संघनन तो होता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन और अवक्षेपण दोनों कट जाएगा। तो पहले होता क्या है? पहले आपका होता है वाष्पीकरण। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर ऊपर जाके संघनित होगा, फिर अवक्षेपण होगा। ठीक है, इस तरीके से पहला इसमें सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया। किसका? कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में कौन सा खोखले तने का कार्य है। तो
तो आइए देखते हैं ये ऑप्शन के विषय में। देखें, पहला है कि पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करता है। जो कमल का लंबा खोखला तना है वो पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है पौधों को सहारा देता है। तीसरा है पौधों को तालाब में तल में जमाना। चौथा है कि पानी को सोखना। तो वो जो कमल का लंबा खोखला तना है उसका काम क्या है? पहला ही आपका सही हो जाएगा कि पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना। तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है? तो इसमें पहला है बीन, मुरली, सारंगी, ढोल। दूसरा ऑप्शन में है मुरली, तुम्बा, बीन, खंजरी। और तीसरे में है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। और चौथा है कि बीन, सारंगी, मुरली, खंजरी। तो आपका जो बीन मंडली में होता है प्रयोग, इसमें आपका जो सही हो जाएगा थर्ड नंबर, तुम्बा, बीन, खंजरी, ढोल। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। ये बात सही है। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको चुनना है? वन के संदर्भ में कौन सा सही है? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि ये जल चक्र को बनाए रखते हैं या जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। ये बात तो अभी तक ठीक लगी। अगला दूसरा नंबर अगर देखें, ये वृक्षों को ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। ये तो गलत है। ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। आप तो जान ही गए होंगे कि ये सब होगा नहीं। तो इसमें सही आपका कौन सा होगा? आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें ये जल चक्र को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आपके सामने है कि निम्नलिखित में सही कथन आपको चुनना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको सही जो है कौन सा है बताना है। पहला इसमें कह रहा है कि केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। क्या सही है? दूसरा कह रहा है कर्नाटक का तट अरब सागर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तीसरा कह रहा है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। और चौथे नंबर पर कह रहा है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर स्थित हैं। तो ये तो आप जान ही गए होंगे। देखिए, ये आपका मैप है। यहाँ पे केरल और कर्नाटक हैं। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों केरल और कर्नाटक किस सागर पे हैं? तो ये अरब सागर पे हैं। इधर क्या है? अरब सागर है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो कहाँ है दोनों? इस तरफ के हैं, इस तरफ। ठीक है, तो केरल और कर्नाटक किस तट पे हैं? अरब सागर पे हैं। मतलब आपका ऑप्शन फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो है ऊंचा शुष्क और चपटा, ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम क्या है? मतलब जो ऊंचा भी है, शुष्क भी है और चपटा भी है, और उसे क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। तो उसका नाम क्या है? शिमला है कि शिलांग है कि श्रीनगर है कि लेह है? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही हो जाएगा लेह, लद्दाख। ये सबसे ऊंचा और ठंडा है, रेगिस्तान भी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला है आपका सामने कि वह तिथि आपको बताना है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ा वहाँ पे। तो किस तिथि को जो है बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह किया था? आप बताएंगे। 23 मई पहला ऑप्शन आपके सामने है कि 23 मई 1984 को, कि 23 मई 1989 को, 25 मई 1984 को, कि 25 मई 1989 को। कौन सा सही होगा? आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइए कौन सही होगा इसमें। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 23 मई 1984 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी सरकारी अस्पतालों में, ये काहे भाग रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है।
यह किससे बनाई जाती है? पहला है सांप की झड़ी से, या फिर सांप के विष या जहर से, कि चिंचिड़े के पौधे का फूल से, कि चिंचिड़े के पौधे के बीज से। तो किससे बनाई जाती है? इसमें आपका कौन सा सही होगा, आप बताएं कमेंट के माध्यम से। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा सेकंड नंबर, सांप के विष द्वारा जो है बनाई जाती है दवा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि नजली को गुड़ खाना पसंद है। नजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नजली रसोई में गई और उसकी मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली जिसमें गुड़ रखा था। यह सीखने के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? ये जो ढूंढ के वो गुड़ पा गई, तो ये सीखने का कौन सा प्रकार है? शास्त्रीय अनुबंधन का है, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है, संज्ञानात्मक अधिगम का है, कि यांत्रिक अधिगम का है? इसमें कौन सा होगा सही, आप बताएं। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद को से संबंधित है? तो आपको बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है कि वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का अधिक मूल्यांकन। दूसरा है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन। तीसरा है कि अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। चौथा है क्षमताओं, मनोवृत्त और अभिरुचि का मापन। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा 4th नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, फटाफट हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन से मुख्य विषय हैं? देखिए, पर्यावरण में कुछ मूल विषय हैं और कुछ उप विषय हैं, तो आपको उसको याद कर लेना है, मूल विषय और उप विषय। यदि आप कहेंगे तो हम आपको उन सभी विषयों को बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले कमेंट करें कि आपको आवश्यकता है कि नहीं। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा, इसमें आपको मुख्य विषय की बात कर रहा है, तो मुख्य विषय आपका है चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, यानी चौथा आपका सही हो जाएगा, मुख्य विषय में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। क्या उद्देशित है? बच्चों को क्या जानकारी देगा? कि पहला है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया। दूसरा कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। तीसरा कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। चौथा है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें विस्थापन के विषय में बताया जा रहा है, गांव से लोगों को जो है हटाया जा रहा है, तो उससे वो पाठ बच्चों को दिया गया है। क्योंकि वो बच्चे समझेंगे कि उन लोगों के पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? तो पहला इसमें है कि चित्र बच्चों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। तीसरी नंबर, बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। डी नंबर, चित्रों से किताब आकर्षक बनती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका जो सही हो जाएगा बी और सी, बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं और बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझ लेते हैं, इसीलिए तो बुक में चित्र छपे होते हैं ना। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है
कि नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका जो है 36 सही हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका। आप बीजों के अंकुरण के विषय में किस तरीके से बच्चों को अच्छे समझाएंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आप देख के बताइए कि आप कौन सा उपयोग करेंगे। आप विद्यार्थियों को एक सजीव वीडियो दिखाने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो, ये करेंगे। या फिर मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनवाएंगे। या फिर विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने को कहना। और चौथा, एक मूंग के बीजों के अंकुरण का मॉडल दिखाना। तो आप क्या करेंगे? मूंग के बीज का जो है अंकुरण कराना है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को सिखाना है, तो इसमें सबसे बढ़िया है कि उन्हीं से करवाओ और उसको लिखवाओ। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा 3rd नंबर, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने देखा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहना। ये सबसे बेटर है। ऐसे क्वेश्चन तभी सही होते हैं जब बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। किस बात पर बल देती है, आप बताओ। पहला इसमें है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ों, लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं, भाषा दोनों के माध्यम से। दूसरा है केवल NCERT और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। एक बात जान लीजिए, जहाँ केवल लिखा हो वो कभी सही ही नहीं हो सकता। तीसरा कि पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। चौथा, एक विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियाँ। शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त विधियाँ, ये सही हो सकता है। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको यहाँ पे क्या भरा जाएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। क्या माध्यम बनना चाहिए? ठीक है, चीज़ अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के पैटर्न को और प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे माता पिता को, प्रकृति के प्रत्यक्ष की, साथियों को, कि पर्यावरण को, कि कौन सा सही होगा इसमें आपका बताएंगे। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन के लिए आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करेंगे, कि बच्चों को कार्य करने में मदद करेंगे, कि बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करेंगे। अगला है कि बच्चों को बड़े समूहों में कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो आपको पर्यावरण के विषय में बच्चों को बताना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो सही होगा, बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करेंगे, तभी बच्चे क्या करेंगे, सीख पाएंगे। तो इसमें आपका 3rd नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं। आकलन की प्रकृति की व्याख्या कौन सी प्रक्रियाएं करती हैं। पहला ऑप्शन है संवादात्मक, बी नंबर पे है रचनात्मक, सी पे है योगात्मक, डी पे है मूल्यांकन। तो बताएंगे कि आकलन की प्रकृति की व्याख्या कौन करता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1st नंबर ABC। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम या आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका होने के नाते विद्यार्थियों
में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, बताएं। पहला है कि हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप करेंगे, उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे। कौन सा इसमें आप काम करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्यचर्या की विशेषता की पहचान करना है। समावेशित, संदर्भ सहित, अनुभवात्मक। चौथा है वैश्विक से स्थानिक, विषय केंद्रित। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखें तो आपका जो है ए बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा है, 4th नंबर ए बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। क्या पहेली है कि कुह कुह आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो इसमें ये तो बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न था। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा कोयल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।